नमस्कार भाई, कैसे सब लोग? जहाँ तक कि सब लोग अच्छे होंगे। पहले तो आप लोगों को, सभी भाई बहनों को हैप्पी रक्षाबंधन। ठीक है, तो आप लोगों को जैसे मालूम है कि आप लोगों का एनटीपीसी एग्जाम चल रहा है और आप लोगों को 7 अगस्त और 8 अगस्त का आपका एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। और 8 अगस्त का जो हमारा फर्स्ट शिफ्ट का जो एनालिसिस था वो हमने करा दिया है। ये हमारा सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस है। इसमें सेकंड शिफ्ट मतलब है 8 ही अगस्त का दूसरी शिफ्ट का एग्जाम जो हुआ था उसके क्वेश्चन हम आपको लेके आए। आप लोगों ने पहले वीडियो बहुत सारा प्यार दिखाया, आगे भी आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं जिससे उनको ये पता चल सके कि हमें कहाँ से और कितनी जीके पढ़ के जानी। ठीक है, अगर आप हमारी यहाँ से भी जितनी हम आपको डिटेल बताते हैं, कहीं ना कहीं अगले सेट में वो क्वेश्चन आपको मैच होते हुए दिखाई देते हैं, तो आप देख पा रहे होंगे कि आपको कई क्वेश्चन डिटो वैसे के वैसे देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो आज भी हम आप लोगों के लिए लेके आए 8 अगस्त की सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन जो कि आप लोगों के जीके के हैं, हूबहू क्वेश्चन है। एक बात ध्यान रखना, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो एग्जाम में नहीं आया है, बिल्कुल वही क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखूंगा। मैं बच्चों के साथ बिल्कुल भी किसी प्रकार का ऐसा नहीं, फ्रॉड नहीं करना चाहता कि आप यहाँ से पढ़ लीजिए इस प्रकार के क्वेश्चन मिल रहे हैं। जो क्वेश्चन आए हुए हैं वही क्वेश्चन आप लोगों को शो करेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से। पहला क्वेश्चन पूछा गया है सर, पहला क्वेश्चन पूछा गया 38वीं राष्ट्रीय खेल का उद्घाटन किस शहर में किया गया था? याद करो, मैंने आप लोगों को 7 तारीख की पहली शिफ्ट का आपको पेपर सॉल्व करवाया था, उसमें यही सवाल था, ऐसे अनु था कि नहीं? तो 28 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून, यहाँ पे उत्तराखंड लिखा था भाई लोगों, यहाँ पे शहर आ गया है। वहाँ पे राज्य पूछा किस राज्य में किया गया था, तो आपका वहाँ पे उत्तराखंड उत्तर था। ठीक है, उत्तराखंड की राजधानी आपको पता है देहरादून है, तो इसका जो उत्तर कहलाएगा भाई लोगों क्या कहलाएगा? देहरादून कहलाएगा। तो देखो हुआ क्वेश्चन है कि नहीं है, आप ही मुझे बताइए। तो आपको इससे कितनी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है आप ये बता नहीं सकते आप। चलिए, उत्तराखंड के 8 जिलों के 11 शहरों में आयोजित किया गया था। शुभंकर खेलों का शुभंकर मौली था, जो उत्तराखंड के राज्य पश्चिम मोनाल से प्रेरित था। ठीक है, तो अगले में हो सकता है आप लोगों से पूछ ले कि उत्तराखंड का राज्य पक्षी क्या है, तो वो भी आप बता सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे आ चुके हैं, वही क्वेश्चन आपके रिपीट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, और कुछ है इसमें? ठीक है, अगला क्वेश्चन है फैराजी आंदोलन किस क्षेत्र में हुआ था? फैराजी आंदोलन, जितने भी आपको विद्रोह जो देखने को मिलते हैं, विद्रोह आप जरूर पढ़ के जाना। जैसे चोरा चोरी कांड हुआ था, ठीक है, अलग अलग विद्रोह हैं, वो विद्रोह की आप एक लिस्ट निकाल के आप गूगल भी कर देंगे तो आपको मिल जाएगा, नहीं तो यूट्यूब पे डालेंगे विद्रोह, तो आपके विद्रोह के कई बहुत सारे वीडियो देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो जरूर करके जाए, 1 नंबर आपका पक्का होगा। फैराजी आंदोलन किस क्षेत्र में हुआ था? तो उत्तर है इसका पूर्वी बंगाल में, है ना। फैराजी आंदोलन की शुरुआत और नेतृत्व 1819 में हाजी शरीयतुल्लाह ने किया था। वहाबी आंदोलन शाह बातुल्ला द्वारा, और अहिदा आंदोलन 1889 में मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा, और अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खान द्वारा। ये कुछ आंदोलन जो आपको दे रखे, जो हो सकता है आपकी अगली वाली शिफ्ट में आपको पूछ लिए जाए। ठीक है, आगे आने वाली जो भी शिफ्ट है उनमें से कहीं ना कहीं आपको मैच होता हुआ दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? जनवरी 2025 तक भारत के गृह मंत्री कौन थे? ठीक है, जनवरी 2025 तक, मतलब 2025 की भी जनवरी तक गृह मंत्री कौन है? तो ये बच्चे को पता, भाई प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को नहीं जानेंगे तो हम किसको पता करेंगे ना। तो आपको अच्छी तरह पता पड़े, केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह हैं। ठीक है, तो सहकारिता मंत्री भी आपसे पूछा जा सकता है कि सहकारिता मंत्री वर्तमान में कौन है? तो अमित शाह ही आप लोगों के क्या है? गृह मंत्री और वही सहकारिता मंत्री है। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? टूथब्रश के ब्रिल्स कांटे आमतौर पर किस पदार्थ से बने होते हैं? जो आप टूथब्रश करते हो उसमें जो ब्रश होता है उसके जो कांटे होते हैं वो किसके बने होते हैं? ठीक है, ऑप्शन था आपने टेफ्लॉन, लाइलॉन, टेफ्लॉन, है ना, निकोप्रीन। तो इसका जो उत्तर था भाई लोग वो लाइलॉन था। क्या था? लाइलॉन के बने होते हैं। जो हम टूथब्रश करते हैं ना, उसके जो कांटे होते हैं जो अपने दांतों को चुभते हैं, जिससे हम ब्रश करते हैं, वो लाइलॉन के बने होते हैं। ठीक है, अगला सवाल क्या है? उज्ज्वल योजना किससे संबंधित है? उज्ज्वल योजना जरूर एक आ रही है, PVBMY जो हमने कराई थी आप लोगों को, वो भी आप लोगों से पूछी गई थी। पेयजल योजना के बारे में पूछ लिया गया, उज्ज्वल योजना के बारे में पूछ लिया गया। तो आप लोग क्या करिए, मैंने आपको बता रखा है कि आप स्पीडी नाम की बुक डाउनलोड कर लीजिएगा, नहीं तो आपके पास होगी, वहाँ से सारी योजनाओं को पढ़ लीजिए। जो केंद्र सरकार की जो योजना है उनको पढ़ लीजिएगा। चलिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना PMUY की शुरुआत 1 मई 2016 को ही थी। ठीक है, तो किससे संबंधित है पूछा? इसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे BPL परिवारों की महिलाओं को मुफ्त LPG गैस कनेक्शन उपलब्ध कराना है, ताकि खाना पकाने में धुएं से होने वाला स्वास्थ्य जोखिम कम हो और पर्यावरण को भी लाभ मिले। गरीब परिवारों को मुफ्त LPG गैस कनेक्शन प्रदान करना है। ठीक है, तो इसका ही पूछा था उज्ज्वल योजना किससे संबंधित है? तो गरीब परिवारों को मुफ्त LPG गैस कनेक्शन प्रदान करना इसका करेक्ट उत्तर था। एशियन। तो डेट भी आप याद रखें कब लॉन्च की गई थी। ठीक है, और कौन को दिया जाता है? BPL कार्ड। ठीक है, अगला सवाल,
अगला सवाल भाई लोग, इसरो के NGLV की फुल फॉर्म क्या है? NG जैसे हम SLV पढ़ते हैं, ऐसी NGLV है मिसाइल, उसका फुल फॉर्म आप लोगों से पूछा गया है। ठीक है, तो न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल इसरो द्वारा विकसित किया जा रहा है, एक अगली पीढ़ी का प्रक्षेपण यान है। इसका उद्देश्य भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए अधिक शक्तिशाली किफायती और पुनः उपयोग योग्य लॉन्च विकल्प उपलब्ध कराना है। ठीक है, यह मुख्य रूप से GTO, ठीक है, GTO इसका फुल फॉर्म लिखा हुआ है ये पूरा का पूरा आप लोगों से। तो इसका जो उत्तर पूछा गया था वो यही था भाई लोगों, NGLV का फुल फॉर्म होता है न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल। ठीक है, तो इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है, करंट आप जरूर पढ़ के जाएं। जो भी आप लोगों को इसरो से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, इसरो से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो सारे कवर कर लीजिएगा, क्योंकि भारत से ही है तो आप लोग जानते हैं स्पेस एजेंसी है, वो क्या करते हैं वहाँ से क्वेश्चन आपके बनते ही रहते हैं। चलते अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है। अगला क्वेश्चन है पहले वो, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में 101 किलोग्राम भार वर्ग पावर लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो खेलो इंडिया गेम्स 101 किलोग्राम भार वर्ग में पावर लिफ्टिंग का स्वर्ण पदक जसप्रीत कौर ने जीता। जसप्रीत बुमराह नहीं है, जसप्रीत कौर ने जीता है। उन्होंने इस भार वर्ग में एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ पदक हासिल किया है। जसप्रीत कौर ने 45 किलोग्राम वर्ग में 101 किलोग्राम भार उठाकर यह उपलब्धियां हासिल की हैं। ठीक है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था, जिसमें 6 खेलों में प्रतिस्पर्धा हुई थी, जिसमें पावर लिफ्टिंग भी शामिल थी। ठीक है, तो इसकी जानकारी जरूर याद रखें। इससे रिलेटेड अगले वाले एग्जामों में जो आ रहे हैं आप लोगों को, इसमें आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। अगला सवाल आप लोगों के सामने, बिजली चली जाने पर कंप्यूटर की कौन सी मेमोरी अपना संग्रहित डाटा खो देती है? पिछला रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, याद करो आप, मैंने आपको बताया होगा SRAM और DRAM के बारे में। ठीक है, वहीं से एक क्वेश्चन आया हुआ है आप लोगों से, है ना। तो भाई लोगों को ये लिखा है, बिजली चले जाने पर कंप्यूटर की कौन सी मेमोरी अपना संग्रहित डाटा खो देती है? ठीक है, तो यहाँ पे लिखा RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी, है ना, वॉलेटाइल मेमोरी होती है, जिसका मतलब है कि यह केवल बिजली की आपूर्ति के दौरान ही डाटा को सुरक्षित रखती है। जैसे ही बिजली पावर बंद होती है तो इसमें मौजूद भी डाटा मिट जाता है। इसे हम अस्थायी मेमोरी बोलते हैं। जो ROM होता है ना, रीड ओनली मेमोरी, वो स्थायी मेमोरी होती है। ठीक है, और जो RAM होती है वो अस्थायी मेमोरी होती है। ठीक है, वॉलेटाइल बोलते हैं। नॉन वॉलेटाइल का मतलब होता है स्थायी मेमोरी। ठीक है, और वॉलेटाइल मेमोरी का मतलब होता है सर अस्थायी मेमोरी। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पॉप फॉरसेंस के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होने हेतु 25 से 26 अप्रैल 2025 को किस देश की यात्रा की थी? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पॉप फ्रांसिस के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होने हेतु 25 से 26 अप्रैल 2025 को किस देश की यात्रा की थी? इसका उत्तर है भाई लोगों वेटिकन सिटी। क्या था? वेटिकन सिटी। आप राष्ट्रपति जहाँ भी गए और प्रधानमंत्री जहाँ गए, मैं तो जो बात बता रहे हैं आपको वहाँ से क्वेश्चन फिर बनेंगे। राष्ट्रपति ने जहाँ की यात्रा की है और जहाँ इंपॉर्टेंट जो रहे वो आप लोग जरूर याद करके चलिएगा, और प्रधानमंत्री की भी यात्रा कर लीजिएगा। यात्रा भी प्रधानमंत्री तो जाते ही रहते हैं, तो उनकी भी यात्राएं क्या करिए आप लोग, कहाँ पे जाके कहाँ G20 G7 कौन कौन से सम्मेलन में कब कब भाग लिया है, तो वो सारी चीज़ें आप कवर कर लीजिएगा। चलते अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला आता है भाई लोगों, क्वेश्चन नंबर हमारा अगला आता है, क्या कह रहा है, बंगाल में गवर्नर जनरल का पद किस अधिनियम से सृजित हुआ था? बंगाल में गवर्नर जनरल का पद किस अधिनियम से सृजित हुआ था? ठीक है, बंगाल में जब जो पद है गवर्नर जनरल कहे जाने लगा था, किस एक्ट के तहत आ गया था? ठीक है, तो पूरा डिटेल है। बंगाल में गवर्नर जनरल का पद 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा सृजित किया गया था। इसका यही उत्तर था भाई लोग। ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट किसके लिए लाया गया था, इसकी आपको जानकारी होना चाहिए। कब आया था, किस कारण आया था, ऐसी कई जानकारी तो आप आराम से पढ़ सकते हैं। क्या था, इस अधिनियम ने वरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया था। ठीक है, तो बंगाल का पहला या भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वरेन हेस्टिंग्स था भाई लोग। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के मुख्य प्रावधान थे, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय परिषद बनाई गई। कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ठीक है, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया इसके बाद ही आप लोगों को देखने को मिलता है कलकत्ता में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों पर सरकारी निगरानी बढ़ा दी। ठीक है, चलिए तो भाई लोग और क्या देखिए, इसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों पर सरकारी निगरानी बढ़ा दी। 1833 के चार्टर अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया।
भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत किया गया था। ये कुछ डिटेल हैं जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से एक आध क्वेश्चन ऑफकोर्स आराम से बन ही जाता है। ठीक है भाई लोग, चलते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं लोग, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, क्या कह रहा है? हैदराबाद की निजाम ने किसकी प्रथा अपनाई थी? कार्नवालिस, हेस्टिंग, वेलेजली, डलहौजी। ठीक है, तो इसका उत्तर भाई लोगों, हैदराबाद के निजाम ने लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि प्रणाली अपनाया था। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे पूछा जाता है चार मीनार कहाँ है, तो हैदराबाद में, तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि हैदराबाद के जो निजाम हुआ करते थे किसकी प्रथा अपनाई थी? कार्नवालिस, हेस्टिंग, वेलेजली, डलहौजी। इसका उत्तर है भाई लोगों लॉर्ड वेलेजली की, इसकी लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि की प्रणाली अपनाई थी। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, विधवा विवाह पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह और बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम कौन लाया था? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है आप लोगों का। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, यह अधिनियम 1856 में पारित किया गया था और इसने हिंदू विधवाओं को पुनर्विवाह को कानूनी बनाया। इस अधिनियम का मसौदा लॉर्ड डलहौजी ने तैयार किया था और इसे लॉर्ड कैनिंग ने पारित किया था। यह अधिनियम ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से पारित हुआ था। ठीक है, तो ये पूछा गया था विधवा पुनर्विवाह बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम कौन लाया था? तो उत्तर है भाई लोगों, यह अधिनियम ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से पारित हुआ था। ठीक है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 1929, यह अधिनियम जिसे शारदा अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है 1929 में पारित किया गया था। इस अधिनियम के तहत लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। बाद में इस अधिनियम में संशोधन किया गया और लड़कियों के लिए विवाह की आयु 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष कर दी गई। इस अधिनियम का नाम हरविलास शारदा के नाम पर रखा गया था क्योंकि उन्होंने इसे पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो 1828 और 1829 सॉरी 1858 और 1929 ये दोनों आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ये आपका कब का? 1856 का था विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, और ये हमारे पास क्या भाई लोगों, ये हमारे पास बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 1929। ये दोनों याद रखिएगा, आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। अगला सवाल है, लूनी नदी का उद्गम राजस्थान के किस जिले से होता है? ठीक है, एकमात्र ऐसी नदी है जो क्या होती है, रेगिस्तान से निकलती है और रेगिस्तान में ही लुप्त हो जाती है। राजस्थान वाले या कच्छ वाले क्षेत्र में आपको देखने को मिलती है, गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर पे। ठीक है, अगर हम बात करेंगे, हमारे पास इंडिया का मैप दे रखा है मान लेते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास राजस्थान दे रखा है यहाँ पे, और ये हमारा गुजरात है। तो यहीं पे आप लोगों का जो कच्छ का क्षेत्र है, यहीं आपको देखने को मिलती है लूनी नदी। तो पूछा गया कौन से जिले से हो ना, लूनी नदी का उद्गम राजस्थान के किस जिले से होता है? तो लूनी नदी का उद्गम राजस्थान के अजमेर जिले के पहाड़ या नाग पहाड़ियों से होता है। ठीक है, चलते अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2025 का विषय क्या है? ठीक है, ऐसा भी पूछा जा सकता है विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो प्रारंभिक चेतावनी के अंतराल को एक साथ बंद करना, ये इसका क्या था भाई लोगों, इसका विषय था। प्रारंभिक चेतावनी अंतराल को एक साथ बंद करना। ये मनाया कब जाता है सर? ये मनाया जाता है 23 मार्च को। कब मनाया जाता है? 23 मार्च को। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला आता हुआ, माउस की मदद से फाइल को डिलीट करने के लिए कौन सा क्लिक करना होता है? ठीक है, माउस की मदद से फाइल को डिलीट करने के लिए किसको क्लिक करते हैं? थोड़ा आजकल सबको थोड़ा बहुत कंप्यूटर का नॉलेज होता है, क्योंकि हम मिनी कंप्यूटर मोबाइल जो चला रहे हैं वो भी एक टाइप का कंप्यूटर ही है, तो हमें ज़्यादातर जानकारी कंप्यूटर की होती है नहीं है। तो आप लोग कंप्यूटर की क्लास पूरी देखिएगा। कंप्यूटर अगर आप कमेंट लिखते हैं तो आप हमसे PDF प्राप्त कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर। अगर आप कमेंट करेंगे तो हम आपको एक बेस्ट कंटेंट देंगे जिससे क्वेश्चन बाहर जाता ही नहीं है सर। चलिए, फाइल पर राइट क्लिक करना होता है और फिर हटाए या डिलीट विकल्प पर चयन करना होता है। माउस को लेफ्ट क्लिक फाइल को सिलेक्ट करने या खोलने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो फाइल पर राइट क्लिक करें और डिलीट का बटन दबाएं। ठीक है, तो वो फाइल क्या हो जाएगी? डिलीट हो जाएगी। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है? तो पोर्ट, सार्वजनिक शिक्षा, पानी सप्लाई पाइप। ठीक है, तो सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से तात्पर्य उन संस्थाओं और सेवाओं से है जो समाज और अर्थव्यवस्था का समर्थन करते हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कानून व्यवस्था और शासन। ठीक है, तो उत्तर इसका भाई लोगों क्या था? सार्वजनिक शिक्षा। ठीक है, सार्वजनिक शिक्षा इसका करेक्ट उत्तर था। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अगले पे। आदित्य L1 मिशन लॉन्च किस उद्देश्य के लिए किया गया था? बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था, आप लोगों को मालूम ही होगा आदित्य L1 के बारे में।
जो सूर्य की क्या है, सूर्य की निगरानी के लिए भेजा गया था भाई लोग, आपको जानकारी भी होगी। आदित्य L1 मिशन का उद्देश्य सूर्य का अध्ययन करना है, खासकर सूर्य के कोरोना, सूर्य की बाहरी परत का, ठीक है। इस सूर्य के लिए भेजा गया था जो कोरोना जो बाहरी परत है उसका अध्ययन करें, आदित्य L1। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, जैव विविधता किस प्रोटोकॉल से शुरू किया गया था, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी इंटेंट अंडर विच प्रोटोकॉल। जैव विविधता संरक्षण के लिए पहला वैश्विक समझौता 1992 में संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण और विकास सम्मेलन अर्थ समिट के दौरान रियो डी जेनेरो में आयोजित किया गया था। इसे कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD कहा जाता है। इस प्रोटोकॉल का उद्देश्य विश्व भर में जैव विविधता का संरक्षण, सतत उपयोग और जैव संसाधनों के लाभ का न्याय संगत वितरण सुनिश्चित करना है। यह समझौता देशों को उनके प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और उपयोग के लिए जिम्मेदार बनाता है, ठीक है। तो ये जैव विविधता के बारे में जानकारी थी जो आपसे पूछी गई थी, ठीक है। ये कब शुरू किया गया था, तो ये समझौता 1992 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास सम्मेलन के रियो डी जेनेरो में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर हमारा था अगला, क्वेश्चन नंबर हमारा अगला क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन पूछा है, इंडियन फेडरेशन एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इंडियन शब्द लिखा है तो भाई लोगों कहाँ होगा, भाई लोगों न्यू दिल्ली में। इंडियन फेडरेशन एसोसिएशन का मुख्यालय नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, फाइल या फोल्डर को हटाने के लिए कौन सी प्रक्रिया की जाती है, ठीक है। फाइल या फोल्डर को हटाने के लिए कंप्यूटर से लगभग 3 से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कंप्यूटर पे विशेष ध्यान दीजिएगा आप, है ना। कंप्यूटर पे आप विशेष ध्यान दीजिएगा, आप बल्ले बल्ले कर दो। करंट और कंप्यूटर पे भी दे देते तो अच्छे खासे नंबर बना जाओगे आप। तो फाइल या फोल्डर को हटाने के लिए कौन सी प्रक्रिया की जाती है, ठीक है। तो टू डिलीट फाइल्स फॉर फोल्डर्स यू आर ड्रैग देम टू द रिसाइकिल बिन यूजिंग द माउस, ठीक है। फाइल या फोल्डर को हटाने के लिए आप माउस की मदद से इन्हें रिसाइकिल बिन में ड्रैग कर सकते हैं, ठीक है सर। रिसाइकिल बिन क्या होता है, कचरे का डब्बा होता है जहाँ पर आप कोई भी चीज़ फाइल को डिलीट करते हैं तो वो प्रॉपर तरीके से कंप्यूटर में से डिलीट नहीं होती है, वो रिसाइकिल में जाके सेव हो जाती है। अगर आप रिसाइकिल में जाके क्या करेंगे, आप डिलीट करेंगे, ये पूरी तरह से कंप्यूटर से क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं अगले पे। अगला क्वेश्चन है भाई लोगों, ब्रोनस्टेड लॉ सिद्धांत के अनुसार अम्ल क्या करते हैं, ठीक है। अम्ल का क्या रीजन है, अम्ल करते क्या है, ठीक है, क्या क्या फंक्शन इसके हैं। तो इन्होंने बताया भाई लोगों के अनुसार अम्ल के पदार्थ होते हैं जो किसी प्रतिक्रिया में प्रोटॉन मतलब H धनायन प्रदान डोनेट करते हैं। वहीं क्षार बेस वे होते हैं जो प्रोटॉन को स्वीकार या एक्सेप्ट करते हैं। इस सिद्धांत से अम्ल और क्षार की परिभाषा और प्रतिक्रियाओं को समझना आसान होता है। उदाहरण के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जो हमारे पेट के अंदर पाया जाता है, HCl उधर में पाया जाता है, पेट में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। H धनायन देता है इसलिए यह एक अम्ल है। क्या है सर, H धनायन देता है वो क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है, ठीक है। और हमारे पास क्या देता है, OH धनायन देता है, उसे हम क्या कहते हैं सर, क्षार बोलते हैं। चलते हैं आगे। क्वेश्चन अगला है, रेगिस्तान में हवा द्वारा बनने वाले भू आकार का कारण क्या होता है। तो रेगिस्तान में हवा द्वारा बनने वाले भू आकार का कारण वायु द्वारा रेत और मिट्टी के कणों का कटाव, परिवहन और जमाव हवा रेत के कणों को उड़ाकर उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है, जिससे रेगिस्तान में टीले और अन्य विशेष भू आकृतियों का निर्माण होता है या भू आकार बनते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, ये सब क्वेश्चन वो हैं भाई लोगों जो आपके एग्जाम में पूछे गए, हमारे बनाए हुए क्वेश्चन नहीं है। तो आप समझ लीजिए कि आप कैसी जीके पढ़ रहे हैं और किस प्रकार की आपको पढ़नी चाहिए, जिससे आपको आप एग्जाम में बना सके। ये पता चल रहा है आप कुछ और ही पढ़ रहे हैं, पेपर में कुछ और आ रहा है, तो आप इस प्रकार की जीके आपको पढ़नी पड़ेगी। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पन सभ्यता की विशेषता नहीं है। हड़प्पा सभ्यता लिखना चाहिए था ना। हड़प्पा सभ्यता की विशेषता नहीं है, केवल सोने के आभूषण बनाए जाते थे। हड़प्पन सभ्यता में आभूषण सोने के अलावा ताम्र, चांदी, शंख और पत्थर से भी बनाए जाते थे, इसलिए केवल सोने के आभूषण हड़प्पन सभ्यता की एक विशेषता नहीं थी, ठीक है। तो केवल जो सोने के आभूषण है वो इसकी विशेषता नहीं थी, तो इसका यही उत्तर था, केवल सोने के आभूषण बनाए जाते थे, केवल सोने के आभूषण बनाए जाते थे, ये गलत था, ठीक है। वहाँ पे और भी प्रकार के आभूषण बनाए जाते थे। क्वेश्चन नंबर अगला है, यदि कोई वस्तु ध्वनि की गति साउंड स्पीड से 4 गुना तेज चलती है तो उसे क्या कहा जाता है, ठीक है। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। अब बताओ, केमिस्ट्री से क्वेश्चन देखा जा रहा है, फिजिक्स से क्वेश्चन देखा जा रहा है, बायोलॉजी से क्वेश्चन देखा जा रहा है, सबसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। ऐसी वस्तुओं को सुपरसोनिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सुपरसोनिक बोलते हैं,
ठीक है, जो क्या करते हैं ध्वनि की गति, ध्वनि की गति कितनी होती है, ध्वनि को गति किस में मापते हैं, तो डेसिबल में मापते हैं। ध्वनि की गति को मापने का जो यूनिट है वो क्या है, डेसिबल है। ठीक है, तरंग दैर्घ्य आप समझते होंगे, तरंग दैर्घ्य है ना, या प्रकीर्णन तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा किसको होता है, लाल रंग का होता है, प्रकीर्णन सबसे ज्यादा बैगनी का होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगले पे आते हैं। लोग अगला क्वेश्चन पूछा गया है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार किस देश के लोग 6 वर्षों के बाद भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए पात्र होते हैं। ठीक है, तो नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA 2019 के तहत अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोग जिन्होंने 31 दिसंबर 2014 तक भारत में प्रवेश किया है, वे भारत में 6 वर्षों के निवास के बाद भारतीय नागरिकता के लिए पात्र होंगे। समझ रहे हो ना, ये बहुत ज्यादा चर्चा में भी रहा था, बहुत चला था CAA। ठीक है ना, लोगों की नागरिकता छीनी जा रही, लोगों को यहाँ से भगाया जा रहा है, कुछ लोगों को यहाँ पे रखा जा रहा है, तो वही चर्चित वाला क्वेश्चन था। चलते हम अगले क्वेश्चन की ओर। रेहंद बांध उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, रेहंद बांध। ठीक है, तो रेहंद बांध उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। कहाँ पर है, सोनभद्र जिले में स्थित है। इसे गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से भी जाना जाता है। यह बांध रेहंद नदी पर बना है और पिपरी नगर के पास स्थित है। रेहंद बांध का निर्माण 1954 में शुरू हुआ था और 1963 में इसका उद्घाटन हुआ। ठीक है, क्वेश्चन वही है जो आपके एग्जाम में पूछेगा, जो बच्चा देखे आया होगा। 8 अगस्त का सेकंड शिफ्ट का 8 अगस्त की पहली शिफ्ट अपलोड हो चुकी है, आप देख सकते हैं जाके, और सेकंड से सारी शिफ्टों का एनालिसिस देख के जाना, इसको आपको पूरा बेनिफिट मिलने वाला है। चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, 2025 में दिल्ली में कितने विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ था, मतलब दिल्ली की विधानसभा की सीटें पूछी गई। अभी दिल्ली में हाल ही में चुनाव हुआ, उसे विधानसभा की सीटें पूछी गई हैं। ठीक है, 2025 में दिल्ली में कुल 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ था। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 48 सीटें और उन्होंने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई। चुनाव 5 फरवरी 2025 को एक चरण में होंगे। मतगणना 8 फरवरी 2025 को घोषित की। आम आदमी पार्टी ने 22 सीटें मिली हैं। ठीक है, तो 48 किसको मिली है सर, बीजेपी को मिली है, और 22 सीटें आपको मिली है। टोटल 70 सीटें। सारे राज्यों की आप विधानसभा की सीटें एक बार जरूर कर लीजिएगा, कहीं से भी आपसे पूछा जा सकता है। पेपर वाले का दिमाग सेट हो चुका है कि हमें विधानसभा की सीटें पूछना है, और विधानसभा की सीटें करने के बाद भी करंट का डाटा भी ले लेना कि अभी हाल में ही वहाँ पे किसकी सरकार बनी है और उस सरकार ने कितने वोट कितनी सीटें हासिल की हैं, ये जरूर कर लीजिएगा। ये 2 काम कर सकते हैं, कितनी टोटल सीटें वहाँ पे किसकी सरकार है और सरकार ने कितनी सीटें अर्जित की हैं, और कॉम्पिटिटर उसका और ज़्यादा कर सकते हैं, तो कॉम्पिटिटर हकीकत में कौन रहा था उसका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है, निर्वाह कृषि क्या है। निर्वाह कृषि क्या है, निर्वाह कृषि वह कृषि प्रणाली है जिसमें किसान केवल अपने परिवार की जीविका चलाने के लिए उतनी ही उपज करते हैं जितनी उनकी जरूरत होती है। सो निर्वाह कृषि बोलते हैं। सिर्फ हम अपना पालन पोषण कर सके, निर्वाह कर सके, उतनी ही कृषि होना। ठीक है, कुछ लोगों के पास ओनली 1 एकड़ जमीन होती है और परिवार बहुत बड़ा होता है, तो एक निर्वाह कर रहे हैं, वो जीवन अपना यापन कर रहे हैं, पालन पोषण कर रहे हैं अपना स्वयं का, बेचने के लिए उनके पास कुछ नहीं होता है कि बहुत सारी उपज करें वो बेच सके, ऐसा नहीं। चलते क्वेश्चन नंबर अगले पे। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला का है, राजा चेत सिंह ने किस विद्रोह को बनारस में नेतृत्व किया था। मैंने आपको बताया, विद्रोह आप जरूर करिएगा, जो मैं आपको वीडियो में बताता हूं, अगले वीडियो जब आता है तब तक आप इनको एक बार रिवाइज करके रखिए। 8-10 घंटे लगेंगे आपको, ये सारी चीजें आप रिवाइज कर सकते हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, और फिर देखिए आप कितनी जल्दी जवाब दे पाते हैं। राजा चेत सिंह किस विद्रोह को बनारस में नेतृत्व किया था। राजा चेत सिंह ने 1781 में अंग्रेज के विरोध में बनारस विद्रोह का नेतृत्व किया था। यह विद्रोह ब्रिटिश गवर्नर जनरल वैरेन हेस्टिंग्स के अत्याचार और अनुचित मांगों के खिलाफ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा कंप्लीट हो गया है। ये हमारे टोटल मिला के क्वेश्चन थे जो कंप्लीट हो चुके हैं, तो आपको कहानी समझ में आई होगी। हम एक क्वेश्चन सॉल्व कराने के साथ साथ आपको ये भी आइडिया दे रहे हैं कि आपको पढ़ के क्या जाना है एग्जाम के लिए। आगे भी आने वाले सालों में आप एग्जाम देंगे, आगे आपने फॉर्म भरी दिया होगा टेक्नीशियन का, ALP का, ठीक है, आगे NTPC की दोबारा से वैकेंसी देखने को मिलेंगी, ग्रुप D का आप एग्जाम देंगे। तो आप अगर एक बार इसमें अच्छे से मेहनत कर लेते हैं आप, तो उन्हें एग्जामों में आपको सिर्फ रिवीजन करने की जरूरत पड़ेगी और खटाक से आपको याद हो जाएगा। और ये पता चल गया कि हमको पढ़ना कैसे, हमें पढ़ना कैसे, वो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हर क्वेश्चन में आपको जानकारी देते जा रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली शिफ्ट के साथ,
अगली शिफ्ट थर्ड शिफ्ट का वीडियो आपको जल्दी बहुत जल्दी अपलोड होता दिखाई देगा। आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं मैथ का टीचर हूं। मैं मैथ आप लोगों को आदित्य रंजन सर की जो मैथ की बुक है 4000 क्वेश्चन होगी वो सॉल्व करा रखी है हमने। जाइए हमारे चैनल पे, वहां पे देखिए, वहां पे मैंने अर्थमेटिक के विशेष तरीके से अगर 150 क्वेश्चन से एक टॉपिक में तो 150 के 150 हमने आपको पढ़ाए। अर्थमेटिक और एडवांस दोनों आपको देखने को मिल रहा है। प्ले लिस्ट में जाएंगे आप, वहां पे आपको ऊपर ही दिख जाएगा अर्थमेटिक के नाम से और एडवांस के नाम से, तो बहुत सारे वीडियो डले हुए हैं, आप जाके जरूर देखिएगा। आपका अगर मैथ वीक है तो बहुत अच्छा मैथ कर सकते हैं, फुल डिटेल में हम आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, लाइव क्लास शाम को होती है, आप लोग हमारे साथ लाइव क्लास में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।